बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नासिर खैबर पख्तूनख्वा के नव मुंतखब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब ने उनसे हल्फ लिया, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की सीज़ फायर की दरख्वास्त पर अगले 48 घंटों के लिए आर्जी जंगबंदी का फैसला किया है। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि दोनों तरफ बातचीत के जरिए इस मसले का हल तलाश करने की मुखलिसाना कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आपको भी डॉक्टर साहब, अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने सीज़ फायर का जो है फैसला किया है। वजारत खारजा के मुताबिक अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर आज शाम 6 बजे से अगले 48 घंटों के लिए जो है आर्जी सीज़ फायर का फैसला हुआ है। सीज़ फायर हो गई, जंगबंदी हो गई और ये अपनी जगह रहनी चाहिए, क्योंकि इसी दौरान ये भी बात सामने आई है ना कि मुज़ाकरात होंगी और बातचीत शुरू होगी। ये मुमकिन नहीं है कि दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी रहेगी। ताल्लुकात ऊपर नीचे दाएं बाएं बॉर्डर्स के ऊपर, यहाँ से जो अफगान हैं उनको रजिस्ट्रेशन की बात की जाएगी, वापस जाने की बात होगी उनकी तरफ से कहते हैं। लेकिन ये जो पिछले चंद रोज़ में हुआ, जो जिसमें बहुत शहादतें हुई और तलखियाँ अरूज पे पहुँच गई, ये मेरा ख्याल है और मेरी दुआ भी है कि ये दोबारा ना हो। उसकी वजह यह है कि जो बुनियादी इश्यूज़ हैं जी, वो देखें ना, वो अफ़गानिस्तान में जो हुकूमत है तालिबान की, और बड़े ज़ीरक उसमें शख्सियात मौजूद हैं, उनको ये बात अच्छी तरह से इल्म है इस बात का कि इस ख़ित्ते ने तरक्की करनी है और उन्होंने भी करनी है जो ख़ित्ते ने करनी है। तो मुमकिन ही नहीं है कि वो यहाँ पर दहशत गर्दी और कत्ल व गारत और स्मगलिंग और ये सारे मामला चले। ये बात मैंने ये पहले भी मैं कह चुका हूँ कि अरब ममालिक बहुत जो है वो खलीजी रियासतों के साथ ताल्लुकात, वहाँ पे मुलाकातें सारे वो पसंद नहीं करते। वो ये बात ये भी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा दिन वहाँ क़याम करें तो वो रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं कि जी आप यहाँ किससे मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, उनका एक अपना तरीक़ाकार है। तो अगर जो है वो सकाफ़ती तौर पर, मजहबी तौर पर, हर लिहाज से पूरी दुनिया में उनके साथ कोई मुल्क जुड़ता है तो वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान पड़ोसी है और पाकिस्तान के साथ उनको रहना है। अब ऐसा भी नहीं कि हम उनके ऊपर कोई एहसान करते हैं या वो हमारे ऊपर कोई एहसान करते हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी हमारे भाई हैं। अब उनकी सरजमीन पे जो कुछ हो रहा है इसका उन्हें भी अंदाज़ा है, कुछ तो हो रहा है ना उनके साथ। तो मेरा ये ख्याल है, और आपस में भी मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, वो एक मजबूत स्ट्रॉन्ग अफ़गानिस्तान बनाए, और उसमें पाकिस्तान मेरा ख्याल है कि ये जो अभी दरमियान में सीज़ फायर इसको आगे चलना चाहिए, और इसमें वो अपनी जो भी खदशात हैं इस दौरान यकीनन बातचीत होगी, मुज़ाकरात होंगे, देखा जाएगा कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं किस तरफ। और ये बात तो तय है, ये बात तो बिल्कुल तय है कि मौजूदा दुनिया में अफ़गानिस्तान और भारत के दरमियान कोई स्ट्रेटेजिक मामला नहीं होने जा रहे, मुमकिन भी नहीं है सही, और हो भी नहीं सकते। मुझे नहीं पता कि किसी ने इनको वहाँ, तो खैर भारत में तो मुझे बल्कि इस बात पे खुशी भी हुई काफ़ी कि उन्होंने उनकी तरफ से बड़ा रिएक्शन आया कि भाई ये उनका जो जाहिर है कि वो ख़वातीन मौजूद नहीं थी, अगले दिन थी, मतलब कोई सर पे। फिर उन्होंने, उनके यहाँ एक ख़ास तबका ऐसा है जिन्होंने कहा सिर्फ हमारा कुछ नहीं मिलता, लेकिन ये है कि वो दुश्मन का दुश्मन दोस्त और इस तरह की बात, यानी एक इस्तेमाल किया जाए इस तरह की बात है, लेकिन एक बड़ा महदूद सा उनका तबका, ज़्यादातर लोगों ने इसको पसंद नहीं किया इस मामले को। तो यहाँ से जो मैंने उस दिन भी बात की थी कि अगर ये देखें ज्योग्राफी, कल्चर, सारे मामले पाकिस्तान के ने उनके साथ रहना, उन्होंने पाकिस्तान के साथ रहना है, और बात वही बुनियादी अपनी जगह कि दहशत गर्दी के जो, अच्छा मैं इसको जो ये दहशत गर्दी के मामलात हैं, ये असल में दहशत गर्दी से ज़्यादा ये आप इस तरह समझ लेना कि वहाँ बरस से, और ये हमारे वहाँ भी, ये नहीं कि मैं सिर्फ उनको, हमारे यहाँ भी एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि भाई स्मगलिंग हो रही है, जा रहे हैं ट्रक उसमें, वो उधर से उधर निकल गए, उधर से उधर निकल गए, उधर
उधर से उधर दाखिल हो गए। जैसे मैंने उधर भी कहा था, इलाका गैर बना हुआ था पहले, फिर बाढ़ लगाने की बात हुई, फिर उनको वो, तो एक मामला जो खित्ता जो है वो कई दहाइयों से जंगों की जद में रहा हो, और ना सिर्फ उसमें अफ़गानिस्तान में बहुत खून बहाओ बल्कि पाकिस्तान में भी खून बहाओ बहुत ज़्यादा। तो मेरा ये ख्याल है कि इनको ये जो सीज़ फायर हुआ है इस दौरान बात आगे बढ़ेगी, दोनों तरफ से सफारतकारी भी बढ़ेगी मामला। और फिर ये दहशत, देखें बात ये है कि नुक्ता क्या है, नुक्ता ये है कि दहशत गर्दी हो रही है या नहीं हो रही जी, ठीक है, क्या हो रही है या नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो बता दिया जाए कि नहीं हो रही। जो मैंने उस दिन भी बात की थी कि ये मजीद ब्रिगेड और BLA जी ये कहीं खला में रहते हैं, इनका कहीं ये भाई दो जमातों को अगर चाइना ने और अमेरिका ने दहशतगर्द तंजीम करार दे दी है जी, तो वो कहाँ रहते हैं, मतलब वो उनका कहीं उनका हेडक्वार्टर कहीं उनका वो कहाँ है, किसी कैरिबियन आइलैंड में रहते हैं, कहीं तो रहते हैं ना, कहीं तो थे ना, तो कहाँ थे। अब मसला ये है कि ये बात ये वो दौर चला गया पुराना, आगे बढ़ना है, आगे निकलना है, और इंडिया से कुछ नहीं मिलेगा, ना इंडिया को इनसे मिलेगा, बिल्कुल कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जो है, ये ज्योग्राफी के हवाले से ये एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जो है ये चाइना और रशिया का है, चाइना का है बेसिकली, और दो बड़ी पावर्स इमर्ज हो रही हैं। बाकी अब देखते हैं कि मिडिल पावर्स कौन सी इमर्ज होती हैं फ्यूचर में, लेकिन दो बड़ी पावर्स हैं ना, चाइना और अमेरिका। इस वक्त अमेरिका के मुकाबले में चाइना आ चुका है, कुछ लोग कहते हैं आगे निकल के, कुछ कहते हैं इमर्ज हो रहा है, और बाकी ममालिक जो हैं वो मिडिल पावर्स हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अपने फैसले कर रहे हैं, कहीं अमेरिका की तरफ होते हैं, कुछ बातें चाइना की तरफ होते हैं। लेकिन यह है कि वो अब इस पूरे ऑर्डर में, डिसऑर्डर में, ये बेचैनी, लड़ाइयाँ, जंगें सारी, इनको इसी जगह पे रोकना मुनासिब था। पेशतर इसके की बात आगे बढ़ जाती है, और मुझे मेरी दुआ है, मुझे उम्मीद भी करता हूँ कि ये इन दिनों में जब ये सीज़ फायर रहेगी ये आगे बढ़ जाएगी, इस दौरान ज़ाहिर है कि मामला बातचीत होगी। इंडिया भारत से कुछ नहीं मिलना, ना इनको भारत से मिलना है ना भारत को इनसे मिलना है। वो दौर गया, सरदार दाऊद, ज़ाहिर खान, नजीबुल्ला, यहाँ पे वो अशरफ गनी, हामिद करजई और वो अमरुल्लाह साले, और वो दौर गया। ये भी नज़रियाती तौर पर उनके साथ नहीं, वो भी नज़रियाती। तो इसलिए बेहतर ये है कि आराम से सुकून के साथ अपने पड़ोसियों के साथ आराम से रहे। और एक बात और, दो तीन खबरें हैं। सबसे पहले तो हमारा जहाँ पे इस वक्त सारी दुनिया का दिल अटका हुआ है वो गज़ा है, फ़लस्तीन है, मगरबी किनारा है। लेकिन उससे पहले ज़रा मैं एक यहाँ पे बड़ी हैरत हुई मुझे, और वो उस हैरत की वजह जो है वो ये है कि एक बड़े ज़बरदस्त इंडियन स्कॉलर मैं कहूँगा, ठीक है ना, जो इंडियन स्कॉलर, और ये नहीं कि वो मैं उनको नज़रअंदाज कर दिया जाए किसी भी अंदाज में, एक बड़ा नाम एशले टेलिस। ये एशले टेलिस जो है, ये एशले टेलिस मेरा ख्याल है कई दहाइयों से, यानी इस सदी के आगाज़ में तो ये मौजूद थे, 9/11 पे तो ये डेफिनेटली थे, लेकिन उससे पहले से ये इंडिया से इनका ताल्लुक़, और ये अमेरिका जाके सेटल हो गए थे। गुमान है कि मैंने एक या दो कॉन्फ्रेंसेस में इनको सुना है बात करते हुए, या इनसे मेरी मुलाकात हुई है, गुमान है। और ये जो है ये रैंड कॉरपोरेशन में, वाशिंगटन DC में बेस्ड थे। रैंड कॉरपोरेशन जो आप समझ लें कि एक तरह से उनकी डीप स्टेट ही है, रैंड कॉरपोरेशन से ये वाबस्ता रहे। और रैंड कॉरपोरेशन में फिर इनकी जो है ये चाइना एक्सपर्ट, ये साउथ ईस्ट जो है उसको, या जो है ये चाइना, या ये जो एशिया पैसिफिक या इंडो पैसिफिक, उसके एक्सपर्ट इस सदी के आगाज़ से। सही। और फिर उसके बाद ब्रुकिंग्स, कार्नेगी, फिर उसके बाद ये प्रेसिडेंट बुश की जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल थी उसमें भी ये उसका भी हिस्सा रहे। सही। इनकी बेशुमार किताबें आई और वो चाइना रिलेटेड ही थी। और फॉरेन अफेयर्स जो चंद
उनके जो बड़े मैगजीन्स हैं, अमेरिका की पॉलिसी जहाँ से सामने आती है, उसमें वो तहरीर भी करते रहे। और उसमें अगर हम इनका तारुफ देखें, उसके ये उनकी किताबें हैं बहुत सी, काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस की तरफ से ही। और ये जो है ये रॉबर्ट ब्लैकविल जो देखें ना, उनके सफ़ीरों के साथ, उनके जो बेहतरीन लोगों के साथ एशले टेलिस ने किताबें लिखी, रिविजिटिंग यूएस ग्रैंड स्ट्रेटजी टुवर्ड्स चाइना। तो बड़े उनके स्कॉलर और एक्सपर्ट और ये सारे। अब ये जो है, ये जाहिर है कि ये इनकी दूसरी किताब देखें तो ये भी आपको मेजरिंग नेशनल पावर इन द, मतलब मैंने आपसे कहा ना कि बेशुमार इनकी बुक्स हैं और बड़े ये स्कॉलर, बहुत सी बुक्स हैं इनकी, काफ़ी किताबें हैं। और वो जो है वो आप मुख्तलिफ थिंक टैंक्स में जाएं तो ये सदर्न एशिया में और ये उस हवाले से बड़ा नाम, मुंबई से इनका ताल्लुक, चाइना एक्सपर्ट। अब जनाब इनको वहाँ पर अमेरिका में हसास अदारों ने गिरफ्तार कर लिया। 64 साल इनकी उम्र है, पीएचडी इन्होंने किया हुआ है शिकागो से, और इनको वहाँ पे गिरफ़्तार कर लिया। ये भारत के बहुत करीब उनकी, आप समझ लें कि ये भी अब जयशंकर जी के साथ भी और बाकी लोगों के साथ उनके भारत के बहुत, आप समझें कि उनके साथ काफ़ी करीब और उनके लिए काफ़ी वोकल, उनको गिरफ़्तार कर लिया। और गिरफ़्तार इनको किया है इस इल्ज़ाम में कि इनके पास जो है वो हसास दस्तावेज़ात इनके घर पे थी, सीक्रेट और टॉप सीक्रेट, ये अपने घर ले गए थे। सही। और वहाँ पे मैनीला इन्वेलप होता है, वो जो क्लिप के साथ एक फ़ाइल सी होती है, उसमें मैनीला इन्वेलप वो इनके पास था। उस फाइल में ये अंडर सर्वेलेंस थे और ये वहाँ पे एक मकामी रेस्टोरेंट में चाइनीज़ ऑफिशियल्स के साथ काफ़ी दिनों से मुलाकात कर रहे थे वाशिंगटन डीसी में। और एक दिन जब ये इनको मॉनिटर किया जा रहा था तो जो मैनीला एनवेलप जिसको कहा जाता है, ख़ास किस्म का, वो जो एक जिसके ऊपर एक क्लिप लगा होता है, एक फाइल कवर होता है, क्लिप लगा होता है, तो मैनीला एनवेलप जब ये लेके अंदर गए, वापस आए तो इनके पास नहीं था और ये चाइना के ऑफिशियल्स के साथ वहाँ पे डिनर कर रहे थे। अच्छा, अब ये है बड़ा पेचीदा, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा, गिरफ्तार करने के बाद जो वहाँ से अलामिया जारी हुआ है 26, अगर मैं देखूँ, वियना मैन अरेस्टेड, वहाँ पर भी एक जगह है वियना के नाम से, अमेरिका में भी अजय है। एनीवे 26 ये यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी का ऑफिस जो है वो कहता है कि वियना मैन अरेस्टेड चार्ज विद अनलॉफुली रिटेनिंग नेशनल डिफेंस इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये जो है यानी 64 साल एशले टेलिस को गिरफ्तार किया गया है वीकेंड पे और क्रिमिनल कंप्लेंट्स ये उन पे हैं, नेशनल डिफेंस इंफॉर्मेशन। अमेरिका से इन्होंने, अमेरिका के हसास दस्तावेजात इन्होंने चुराई, ठीक है, और ये इनको फोर्स कर दिया और ये इनके ऊपर आर्टिकल्स वगैरह सारे लगा दिए गए और वो उसमें इनको सज़ा जो है वो 10 साल की सज़ा और 2.5 लाख जो है वो इनको पाउंड्स, इनको जुर्माना भी हो सकता है। अच्छा, ये स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर काम करते रहे प्रॉपर। ये इफ कन्विक्टेड टेलिस इज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10 years इम्प्रिजमेंट अप टू 2.5 लाख फाइन। और ये जो है ये डिफेंडेंट जो है वो इनोसेंट है अंडर प्रूव्ड अदरवाइज। लेकिन इशू ये है कि फॉक्स न्यूज़ ने जब इसको ब्रेक किया खबर को, स्टेट डिपार्टमेंट 25 एम्प्लॉय एलिजिबली रिमूव क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स एंड मेट। जासूसी किसके लिए कर रहे थे? चाइना के लिए। यानी अब ये बड़ी एक इसमें जो ट्विस्ट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये नहीं कि वहां से कोई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स ये इंडियंस को दे रहे थे, ये चाइना को ही दे रहे थे जिनके ये एक्सपर्ट हैं। और आखिरी डॉक्यूमेंट जो उन्होंने दी वो कोई उनकी जो एयरफोर्स की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो इन्होंने हवाले की चाइनीज़ ऑफिशियल्स के, जो कि वहाँ पे अंडर कवर होंगे या जो भी। तो ये अंडर सर्वे। और फिर उसके बाद जब इनको शक हुआ कि मुझे अरेस्ट किया जा रहा है तो ये वहाँ से फ्लाई करने के लिए रोम फ्लाई कर रहे थे, तो उनको पहले ही वहाँ पे रोक लिया। जो मेरे लिए बड़ी अजीब बात है वो बात ये है कि ये रैंड कॉरपोरेशन, काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस, इतनी सारी किताबें, उसके बाद उनके सफ़ीरों के साथ, प्रेसिडेंट बुश की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में,
और ये जो है, अच्छा अब इनको चूँकि डॉक्यूमेंट्स के साथ अरेस्ट किया है और ज़ाहिर है कि वो उनका जो जब इस तरह से वो चार्ज करते हैं तो उनका 99% उनका होता है जो कन्विक्शन का, उनके पास होते हैं सबूत वगैरह सारा, वो कच्चा हाथ नहीं डालते कि पकड़ के और बाद में सबूत बना रहे हैं। वो पकड़ के पूरा केस ऑब्जर्व करके पूरा सारी FBI की जो कन्विक्शन रेट है वो 90+ है, 90 यानी 97 95 काफ़ी ज़्यादा है। तो उन्होंने अब इनको, लेकिन मेरे लिए जो हैरान कुन बात है वो ये है कि ये इस अकॉर्डिंग टू FBI ये चाइना के लिए स्पाइंग कर रहे थे अमेरिका में, नॉट फॉर इंडिया बट फॉर चाइना। अब ये तो एक ऐसी बात है जो जिसके ऊपर जाहिर है कि अच्छा फिर वहाँ पर ये चूँकि ड्यूअल नेशनैलिटी के लिए आपको एक मुल्क की नेशनैलिटी जो भारत में असूल है, उसमें भारत में तो ये है कि अगर आप अमेरिकन नेशनल हो गए हैं तो फिर आप इंडियन नेशनल नहीं है, ड्यूअल नेशनैलिटी है नहीं इंडिया में। पाकिस्तान वाला कानून नहीं है कि आप पाकिस्तान के भी नेशनल हैं और दोहरी शहरियत का चक्कर ही नहीं है, एक ही शहरियत होती है। तो ये जो कि अमेरिकन सिटीज़न है, अमेरिकन नेशनल हैं, जो कि तो इंडिया भी इनको एक हद तक ओन कर सकता है, एक हद तक तो ये नहीं कह सकता इंडिया के हमारे बाशिंदे थे हमें वापस किया जाए। तो ये एक बड़ी अजीब किस्म की एक स्टोरी है और उस पर जो है वो यानी अब ज़ाहिर है भारत में भी डिस्कस हो रहा है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि ये बहुत ज़्यादा उनके वोकल भी थे और उनके जो है ये मैं हिंदू को कोट करूँ अगर 29 एशले जे टेलिस इंडियन ओरिजिन US स्ट्रेटेजिस्ट अंडर स्क्रूटनी, और न्यूयॉर्क टाइम्स लेकिन इसको इस तरह से कह रहा है 28 स्टेट डिपार्टमेंट एडवाइज़र चार्ज विद इलीगली स्टोरिंग क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स। और इसमें जो है ये अब बड़ी एक अजीब सी बात है। हिंदुस्तान टाइम्स 30 शॉक इन वाशिंगटन इज प्रोमिनेंट इंडियन ओरिजिन फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट एशले टेलिस अरेस्टेड। लेकिन अरेस्टेड से ज़्यादा ये बात अजीब सी है कि स्पाइंग फॉर चाइना, ये इसका एक अजीब एंगल है। एनीवे, तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी ये है कि तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि एशले टेलर जो है वो एक चाइना एक्सपर्ट और चाइना के लिए वो स्पाई कर रहे थे और काफ़ी अरसे से अंडर सर्वेलेंस है। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो एक तो मुलाकात होने जा रही है प्रेसिडेंट ट्रंप और शी जिनपिंग की, जो कल भी हमने बात की थी, वो मुलाकात अभी तक तय है और उस मुलाकात से पहले जो है वो आसियान में भी जाना चाह रहे हैं और उस मुलाकात से पहले थोड़ी सी गुफ्तगू धीमी धीमी भी कर ली अमेरिका ने चाइना के बारे में, और ये वो सारा थोड़ी सी बात की उन्होंने ब्रिक्स के बारे में, बड़ी सख्त बात की है कि ब्रिक्स के मुल्क जो हैं वो तबाह करना चाहते हैं और ये और वो, ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई, इतना चलता है फ्रेंडली फायर। दूसरी जो है बड़ी अहम मुलाकात आज हुई, मैं गज़ा पे भी आता हूँ लेकिन गज़ा से पहले दूसरा ये ध्यान में रखें कि ये जुमे के रोज़ मिलने जा रहे हैं ज़ेलेंस्की दोबारा प्रेसिडेंट ट्रंप से, और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की वहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें दे दें ज़रा टॉमक, ताकि हम ज़रा रशिया के ऊपर जो है वो अटैक करें और इस्तेमाल करें और ये करें, और प्रेसिडेंट ट्रंप उनको इशारा भी कर रहे हैं अच्छा ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन एक जो है ना वो मुलाकात आज बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है। अगर आप मुझे कहें कि आज की मुलाकात कौन सी हुई है, तो आज एक मुलाकात बड़ी अहम हुई है जी। और वो ये सीरिया के प्रेसिडेंट अहमद शरा की प्रेसिडेंट पुतिन के साथ। वो प्रेसिडेंट पुतिन जो कि बशारुल असद को सपोर्ट करते रहे और अहमद शरा सीरिया में बशारुल असद का तख्ता उल्टा, और अहमद शरा बशारुल असद की वजह से ही उनको बचाने के लिए ही प्रेसिडेंट पुतिन की एंट्री हुई मिडल ईस्ट के अंदर रशिया की, और जब एंट्री हुई तो बशारुल असद के ख़िलाफ़ जो लड़ रही थी फोर्सेस, जो बशारुल असद की हुकूमत को गिरा रही थी, उनको लीड कर रहे थे अहमद शरा उस वक्त, ठीक है, गुलानी के नाम से। तो वो उनके अगेंस्ट थे, वो उधर। तो आज एक तारीखी मुलाकात हुई है और वो हुई है मॉस्को में प्रेसिडेंट पुतिन और अहमद शरा की। उससे पहले एक बात शायद ये कहीं कही जा रही थी कि अहमद शरा वहाँ जाके कहेंगे कि बशारुल असद को हमारे हवाले करें, लेकिन मुलाकात में ऐसी कोई बात नहीं हुई और वो कहना भी मुश्किल थी बात, मेरे ख्याल से वो जिक्र नहीं हुआ। वो पहले था कि अहमद शरा कहेंगे कि बशारुल असद को वापस करें, आगे करें, लेकिन वो फिर बात आगे नहीं बढ़ी।
लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट बात हुई, ये बड़ी इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल बात है कि प्रेसिडेंट पुतिन और अहमद शरा की मुलाकात हुई है जी। ठीक है, और उसमें अहमद शरा जो हैं उन्होंने यकीन दिलाया है प्रेसिडेंट पुतिन को कि जो मायमेन एयर बेस है, ये लतकिया प्रोविंस की थर्ड, ये दो बेसिस हैं ना उनकी, एक तो नेवल एयर बेस है, सॉरी एक एयर बेस है और एक नेवल बेस है। जो तार्तस की है मेडिटेरियन पे वो नेवल है, और जो हिमानीमन की है वो एयर बेस है। तो दोनों एयर बेसेस आपके पास ही रहेंगी, बल्कि रशिया उनको मजीद लेटेस्ट वेपन्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, मिसाइल सिस्टम्स वहाँ पे नस्ब कर रहा है। आज अहमद शरा और प्रेसिडेंट पुतिन के दरमियान बड़ी तवील मुलाकात हुई है और स्ट्रेटेजिक मुलाकात हुई है, और उसमें ये तय पाया है कि वो दोनों जगह, बल्कि कुछ ज़रा ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा मज़ीद अगर आप सीरिया में आएँ और रशिया की प्रेजेंस मज़ीद यहाँ होनी चाहिए। कहीं दरमियान में चाइना का जिक्र भी आया है सही सीरिया में, ठीक है, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी चूँकि मीडिया के हवाले से ही बातें चल रही हैं, तो जब तक उसके कोई प्रॉपर बात आएगी तो उस पर करेंगे। लेकिन ये कि चाइना और रशिया और प्रेसिडेंट अहमद शरा के दरमियान बड़ी स्ट्रेटजिक मामलात पे बात हुई आज, और उन्होंने जो है ये बंदरगाह भी वहीं रहेगी। एक बंदरगाह शायद वो ऑल इन की बात कर रहे हैं, ये एक एयर बेस है, लेकिन एक और बेस उनको शायद ये डमस्कस के पास कहीं जिक्र हो रहा है। वो ये अल्टीमेटली बात आगे बढ़े और फिर उसमें ये बेल्ट एंड रोड के हवाले से और काफ़ी कुछ मामला जो हैं वो सीरिया के जो हैं वो तय पा गए हैं, तय हो चुके हैं बड़ी हद तक उनके प्रेसिडेंट पुतिन के साथ भी, और अभी वो होकर आए हैं वहाँ से अक़वाम मुत्तहिदा में प्रेसिडेंट ट्रंप से मिले। ठीक है, प्रेसिडेंट ट्रंप से तो मुलाकात उनकी हो चुकी है जी। अच्छा, अब इसमें जो तो एक तो ये मुलाकात है। अब आप आ जाएं कि यहाँ पे गज़ा में क्या हो रहा है। जियो पॉलिटिक्स ने अगली जन्म लेना है गज़ा से। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने रात को जो है वो पहले तो ये कहा कि बड़े शदीद गुस्से में उन्होंने आके कहा कि फौरी तौर पे ये उनको किसी ने बताया कि वो जो डेड बॉडीज़ हैं वो नहीं छोड़ी जा रही। वो उनको, मैंने कल भी बात की थी कि उन्होंने डेड बॉडीज़ छोड़ने से इनकार कर दिया है कि वो डेड बॉडीज़ वो नहीं दे रहे, और डेड बॉडीज़ उन्होंने वो इसलिए नहीं दे रहे कि वहाँ से कैदी रिहा नहीं हो रहे। जो कैदी हैं वो उनको पता नहीं कि वो हमास के अंदर। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को ये बताया गया कि जनाब वो कैदी वो तो नहीं छोड़े जा रहे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ट्वीट किया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि फर्स्ट अगर देखें ये ट्वीट नहीं, यानी जो ट्रू सोशल पे उन्होंने डाला मैसेज, ऑल 20 होस्टेजेस आर बैक एंड feeling as good as can be expected. A big burden has been lifted, but the job is not done. The dead have not been returned as promised. अब यहां तक तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आगे जुमला और इंटरेस्टिंग है। फेज 2 begins right now. दूसरा फेज शुरू हो गया है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। अच्छा, अब ये जो है ना, इसके ऊपर पड़ गया एक रौला, क्योंकि उधर से उन्होंने ये कहा कि जी 72 घंटे हो गए हैं और रफ़ा क्रॉसिंग बंद हो रही है, तो रफ़ा क्रॉसिंग हम बंद कर देंगे। रशिया ने कहा, सॉरी ये इसराइल ने कहा कि हम रफ़ा क्रॉसिंग बंद कर देंगे, और उन्होंने इमदाद जहाँ से जा रही है वो हम सारी ब्लॉक करेंगे। और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि जी आपने हमारे लोगों को तो रिहा नहीं किया, जो एग्रीमेंट के तहत आपने मरवान बरगुती को और बाकी लोगों को आपने छोड़ना था, अब्दुल्ला बरगुती को, जो हसन सलामा हैं उनको, और बाकी तो आपने, तो हम यहाँ से बाकियात तो वापस नहीं कर रहे। अब जनाब उन्होंने कहा कि आपने ये 4 वापस किए, 28 में से जो है वो 4 वापस किए हैं, और बाकी रोक दी थी उन्होंने, ठीक है ना, 24 रोक दी थी, उन्होंने 4 और वापस कर दी। 4 वापस कर दी। इसराइल ने फड्डा डाल दिया कि इसमें 3 तो हमारे लोग हैं, एक हमारा बंदा नहीं है, वो एक गज़ा का फ़लस्तीनी है जिसकी बॉडी हमारे हवाले हो गई है। तो शनाख्त की तो उसमें 3 जो थी वो बाकियात में ये अपने ले गए वहाँ पे जहाँ पर भी इन्होंने चेक करना था DNA वगैरह। इन्होंने कहा कि ये 3 इसमें से इसराइली हैं, एक इसमें से गज़ा का आदमी है।
तो ये तो इन्होंने फ़लस्तीनी को हमारे हवाले कर दिए, उस पर फिर फटा पड़ गया, उसको प्रेसिडेंट ट्रंप को बताया गया। उन्होंने कहा कि हमास के लोग अगर हथियार नहीं डालेंगे तो मैं ज़बरदस्ती वायलेंटली उनसे हथियार डलवाऊंगा। अच्छा, अभी ये फटा चल रहा है। अब ये इधर एक बॉडी वो कह रहे हैं कि गज़ा के फ़लस्तीनी की बॉडी आ गई है। उसके बाद हमास ने ये बताया कि पिछले साल मई में हमने आपको बताया था कि आपका एक फ़ौजी हमने पकड़ लिया है, उस सुरंगों में दाखिल हो रहा था, हमने पकड़ ली है और फिर हमने उसकी तस्वीर, उस आपके वेपन्स की तस्वीर भी शाये की थी और हमने उसका नाम भी दिया था। और इसके हथियारों के साथ इसराइल के मई 2024 6 मई 2024 को हमने आपके एक फ़ौजी की तस्वीर जारी की थी और आपकी जो फ़ौज है उन्होंने इनकार कर दिया था कि हमारा तो बंदा कोई गायब नहीं है। और आपने अपने लोगों को भी यही बताया था, अपने फ़ौजियों को भी, और हर तरफ आपने ये बताई थी खबर कि जी हमारे तो ये झूठ बोल रहे हैं और हमारा जो है वो कोई फ़ौजी इनके पास नहीं है। तो ये जो चौथी बॉडी हमने वापस की है ये उस फ़ौजी की है। तो बराह करम ज़रा 3 तो हमने वापस कर दिए हैं ना आपको, जो कि बाकियात थी उनकी, जो आपके, ये चौथी वो है जिसको आप मान नहीं रहे थे। ये आपके फ़ौजी की बॉडी है, ज़रा अपनी फ़ौज को भी बता दें और उनके घर वालों को भी बता दें। ये आपके फ़ौजी जिसको आप मान नहीं रहे थे, आपने कहा था कि ये तो हमारा कोई फ़ौजी उनके हाथों पकड़ा ही नहीं गया। अब जनाब ये जब सूरत हाल बनी तो उसके साथ ही एक तो नेतन्याहू बीमार हो गया, उसको फेफड़ों का इन्फेक्शन हो गया, और फेफड़ों का इन्फेक्शन भी हो गया और उसको माफ़ी भी नहीं दी कि आज को फिर ट्रायल शुरू हो गया। और उस फेफड़ों के इन्फेक्शन में ही, अच्छा इसको पहले हर्निया और ये प्रॉब्लम प्रोस्टेट का और बाकी, और एक दफ़ा स्टेंटिंग वगैरह भी हुई है। 75 साल का है, लेकिन ये है कि बहरहाल वो फेफड़ों का इन्फेक्शन हो गया। उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि आप ये अस्पतालों के दौरे करके और यहाँ पे रगवालियों से जो मुलाकातें करके तस्वीरें उतरवा रहे हैं, तो आप मरीज़ों के लिए ख़तरा है, आपको इन्फेक्शन है, घर पे आराम करें। लेकिन घर पे आराम वो कर नहीं सकता, उसको ट्रायल में माफ़ी नहीं मिली, वो ट्रायल में पेश हो गया आज। लेकिन उसके साथ ही जो है वो उसको ये बताया गया कि ये एक फ़ौजी जो है, ये इसराइल की फ़ौज का जो पुराना सरबराह था, उसने अपनी फ़ौज को भी नहीं बताया था कि हमारा एक फ़ौजी मारा गया है। और ये वो पता चला कि फौरी तौर पे वो रफ़ा क्रॉसिंग भी खोल दी। अच्छा, अगर हाँ वक्फा नहीं, उसके बाद एक और तमाशा हुआ। ये फ़ेज़ 2 कहाँ से शुरू हो गया? जी, अभी तो फ़ेज़ 1 ख़त्म नहीं हुआ, तो प्रेसिडेंट हम कह रहे हैं फ़ेज़ 2 शुरू हो गया। उसके बाद वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि इस बात की उम्मीद है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो हालात हैं ये बेहतर हो जाएंगे? ये बेहतर हो जाने चाहिए। उसकी वजह यह है कि देखिए यहाँ पर भी जब अफगानिस्तान को पे हमला हो रहा था पाकिस्तान की तरफ से, काबुल या बाकी ठिकानों पे, बाकी जगह खुशी नहीं थी लोगों में इस बात का दुख था कि उनकी सरजमीन क्यों इस्तेमाल हो रही है, और वो बात क्यों नहीं समझ रहे कि पाकिस्तान की तरफ से जो बात बार बार उनको समझाई जा रही है कि आप अपनी, ये आपके लिए बेहतर है, हमारे लिए तो बेहतर है जो है, ये आपके लिए भी बेहतर है। तो बात चीज़ें होती है ना, जब विन विन होती है, तो आप इससे निकलें, ये ठिकाने ख़त्म करें। लेकिन फिर वो बात बनी। तो अभी जो सीज़ फायर हुआ है इसके नतीजे में, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि पाकिस्तान बहुत आगे, अफगानिस्तान पाकिस्तान को बहुत भाई इकट्ठे मिलकर रहे तो आगे चले। तो ये तो एक ऐसी बात थी कि खुशी आनी थी, और वहाँ पर भी मेरा ख्याल है कि खुशी नहीं होनी चाहिए। तो ये इतना पुराना साथ, और उसमें दरमियान में बात बढ़ते, और बात क्या हो रही है, दहशतगर्द ठिकाने ख़त्म करें, इससे हटके तो कोई पाकिस्तान बात नहीं कर रहा। तो मेरा ख्याल है कि ये अब मामला जो हैं और वहाँ पे मुख्तलिफ ठिकानों को निशाना बनाना और ये करना, ये पाकिस्तान में मजमूई तौर पे अफसोस का इजहार हो रहा था आम लोगों में कि यार ये क्या अफगानिस्तान क्यों ऐसा हो रहा है, और क्यों वो नहीं ख़त्म कर रहे अपनी सरजमीन से ये सारे ठिकाने। तो उम्मीद करता हूँ कि बात आगे बनेगी, क्योंकि और कोई इसके अलावा रास्ता है नहीं। ये इंडिया, और ना इंडिया लेगा इनको, ना ये करेंगे, ये
ये जो है ना बस पाकिस्तान के साथ इनको आगे चलना है और मेरे ख्याल से चलेंगे। सफारती मामलात और बाकी यहाँ से उलमा जाएँ, सिविल सोसाइटी के लोग जाएँ, बाकी सफारतकार जाएँ, अस्करी सतह पे हो, सियासतदान जाएँ, जो भी हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मामला बेहतर की तरफ जाएंगे। दूसरी बात है कि ये तो अब इशू ये हो गया कि मैं जो बात कह रहा था कि गज़ा में फ़ेज़ 2 कैसे शुरू हो गया जी। गज़ा में फ़ेज़ 2 शुरू हो गया जी। अभी फ़ेज़ अच्छा, ये जनाब इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ दारुल हुकूमतों में खामोशी से अमेरिका और हमास और फ़लस्तीनी और मीडिएटर्स के दरमियान बात हो रही है। इसराइल बड़ी हद तक साइड लाइन है, इसराइल साइड लाइन है, इतना साइड लाइन है जी। उनकी तारीफें तो बहुत, उनको भी तो शहद की दलदल बना बना के नेतन्याहू को तो बहुत अच्छी हो, ये हो सारा। उसके बाद एक और बड़ी अजीब बात हुई, जितने लोग रिहा होके जो जिनको जलावतन कहा जा रहा था, 24 घंटों में कुछ अनोखी बात हुई। वो सारे लोग जो पहुँचे हैं उनमें से मेजॉरिटी इजिप्ट पहुँची, उन सब ने अपने घर राब्ते किए बड़े ज़बरदस्त अंदाज में, और उनमें से कई लोग जो हैं, यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं ये बात करूँ ज़ियाद ज़ुबैदा की, तो ज़ियाद ज़ुबैदा तो खैर मगरबी किनारे पे पहुँचे, तो उनका तो वहाँ पर उनको बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल हुआ। लेकिन जैसे आदिल, नासिर, ईसा, जिनको जलावतन कर दिया था इजिप्ट में, ये उन्होंने आज अपने घर बात की फ़ोन पे, और ये बात की, और ये जो है ये बेशुमार लोग इसमें ऐसे हैं जो आगे हमास की फ्यूचर लीडरशिप है। अच्छा, इन्होंने ये बताया, वहाँ से पता चला कि जनाब ये इनको छोड़ा क्यों नहीं, मरवान बरगूती को क्यों नहीं छोड़ा जी। तो जनाब बताया ये गया कि मरवान बरगूती को इतना टॉर्चर किया आखिरी दिनों में कि उनकी पसलियाँ टूटी हुई हैं, तो इसलिए इसराइल ने ये मैसेज दिया कि हम थोड़े दिनों बाद इनको, उनकी रिब्स तोड़ दी हैं जेल के अंदर। टॉर्चर तो सारे लोगों को टॉर्चर, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, देखें ये होता ना 1985 में एक ये जो पॉपुलर फ्रंट था ना, जॉर्ज हबाश वाला जो बात उस दिन की थी, तो जॉर्ज हबाश के पॉपुलर फ्रंट से एक उनका एक फैक्शन अलग हो गया था, ठीक है। अहमद जिब्रील जो थे उन्होंने अलग कर लिया था। वो ये जब यरमूक, ये जब क्लैशेस हुए हैं सीरिया में और इनके वहाँ पे यरमूक का जो रिफ्यूजी कैंप था उसको तबाह किया और ये सारा, तो उसमें उस वक्त ये हुआ कि अहमद जिब्रील के नाम पे एक जिब्रील एग्रीमेंट हुआ था 1985 में। उसमें 3 इसराइली यरगमालियों के बदले 1150 कैदी रिहा करवाए थे फ़लस्तीनी जी। 3 के बदले 1150। उन 1150 में एक शेख अहमद यासीन थे, 1985 जिन्होंने आगे जाके बुनियाद रखी हमास की, और दूसरे जो हैं वो ज़ियाद अल नियाला थे, जो कि जिन्होंने बुनियाद रखी फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद की। 2 ही बड़ी पार्टियां हैं ना इस वक्त हमास की। वो फिर उसके बाद एक तो ये बात हो गई है, दूसरी एक बात अजब सी हुई कि वहाँ पर जितने जासूस घुसे हुए थे अंदर, उनको हमास ने पकड़ पकड़ के मारना शुरू कर दिया। पिछले 24 घंटों में जासूसों को पकड़ के मारना शुरू कर दिया। हमास को ये इन्फॉर्मेशन किसने दी कि ये जासूस है, ये जासूस है, ये जासूस है, इसको पकड़ो, इसको, तो उनको फांसी लगानी शुरू कर दी, गोली मार दी कि ये जासूस आए हैं, ये कैदियों में जासूस है, ये जासूस है, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। हमास ने मारना शुरू कर दिया सबको। वो खाना जंगी नहीं हो सकी। और उसके साथ ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है एक स्टेटमेंट दिया, जो स्टेटमेंट जो है उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने उनसे पूछा कि ये गज़ा के अंदर हमास के लोग मार रहे हैं बहुत से लोगों को। तो मैं 30 सेकंड इंडिपेंडेंट कोट कर रहा हूँ। ट्रंप कंडोन्स पब्लिक एग्जीक्यूशन बाय हमास। उन्होंने कहा मसला ये है कि वो हम भी तो यहाँ पे ये वेनेजुएला के जो ड्रग बोट्स के बाहर से लोग आ गए हैं, तो अमेरिका उन पे नहीं हमले कर रहा, तो वो ठीक है अगर वो हमास के लोग मार रहे हैं तो। अरे अब हमास के लोगों के वो जो गद्दारों को या अंदर जो जासूस घुसे हैं उनको मारने को प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि ठीक है, ये तो कोई इश्यू नहीं है, क्या वो तो हम नहीं, वेनेजुएला से लोग आ रहे हैं उनको मार रहे हैं।
अच्छा, उसके तो दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ मैंने आपसे कहा ना कि ये जो है, अब देखें ये किस कदर एक अजीब बात है कि अगर मैं आपको यानी इतनी ज़्यादा ये इसमें नदामत हुई है पिछले 24 घंटों में, ये इसराइल के लिए इतनी बड़ी नदामत है कि उनको पहले तो ये बताया जा रहा है कि जी वो ये कह रहे हैं कि ये टाइम्स ऑफ इसराइल, हमास टेल्स अल जजीरा 11th, फोर्थ बॉडी हैंडेड ओवर टू इसराइल लास्ट नाइट बिलोंग्स टू इसराइली डिफेंस फोर्सेस। वो जो बंदे को आप कह रहे हो कि ये हमारा बंदा ही नहीं है, ये किसी और, ये एक बंदा हमारे वापस करो, ये तुम्हारा बंदा ही नहीं है, शोर आपने खप डाली हुई है, ये जो है ये आपका वो बंदा है जो कि पिछले साल हमने पकड़ के मार दिया था और आपको हम बता रहे थे। और ये मैं जब इन्होंने क्लेम किया था ना, तो उस वक्त अभी अल जजीरा को हमास ने बताया कि चौथी बॉडी जो है ये आपके फ़ौजी की है, ये गज़ा की नहीं, आप ही के फ़ौजी की बॉडी है, जिसको आप कहते थे कि आपने अपनी लिस्टों में नाम ही नहीं डाला हुआ था। तो ज़रा चेक कर लें, 28 है, 29 है, ये 29वां आदमी। हमें इतनी एक अजीब व गरीब बात आई है सामने कि वो 28 को कह रहे हैं 29 है, बाकी हम 28 आपको पूरे करके देंगे, वो जो बाकी हैं। लेकिन ये है कि ये 29वां भी आपका है जी। और हो सकता है एक आध और भी आ जाए आपके पास, जिसको आप क्लेम ही नहीं करते रहे आज तक कि वो मारा गया और हमने बताया नहीं हुआ। अब मुझे बताएं कि नेतन्याहू को बीमार होना था कि नहीं होना था? होना था इस मामले पे। अच्छा, सेकंड स्टार्ट हो गया जनाब वॉल स्ट्रीट जर्नल। थर्ड, इसराइल एंड हमास स्टार्ट नेक्स्ट फेज ऑफ टॉक्स ऑन ट्रम्प प्लान। थर्ड, लेकिन ये जो बात है इसमें इसराइल बाई स्टैंडर है। अच्छा, बाई स्टैंडर है और उसमें यह है कि फौरी तौर पे एक तो इमदाद रफ़ा खोल दी उन्होंने, रफ़ा क्रॉसिंग खोली एकदम। वो तो इस बात से शोर कर रहे थे ना कि बॉडी है ही नहीं हमारे, उन्होंने कहा फेज 2 शुरू हो गया है। और ये हमास के लोग, हमास को कौन बता रहा है? हमास को किसी ने टिप दी है जी। किसी इंटेलिजेंस सर्विस ने, या उनका अपना नेटवर्क है कि ये लोग जितने गए हैं उसमें कई लोग इसराइल के लिए काम कर रहे थे, कई और गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन वाले कुछ पकड़े गए हैं, कुछ भाग गए हैं वहाँ से, वो इधर उधर से वो पकड़ के हमास ने कंप्लीट कंट्रोल कर लिया। इस वक्त हमास का कंट्रोल है सही। तो एग्जीक्यूशन हो गई हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और वो उन्होंने इस वक्त कोई खाना जंगी नहीं हो रही। अच्छा, अब इशू ये सारा कि ट्रैक 2 शुरू, ये फेज़ 2 शुरू हो गया और फेज़ 2 शुरू हो गया है, सीज़फायर है अपनी जगह। फेज़ 2 बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा और फेज़ 2 में फ़ौजों ने बाहर निकलना है, 2 स्टेट सॉल्यूशन तक आगे मामला जाएगा। अंदर कौन सी फोर्सेस जो हैं वो आके मामलात को संभालेंगी, कैसे होंगी, यूरोप आगे। 130 बिलियन डॉलर्स, 130 बिलियन डॉलर्स का इसराइल ने असलहा इस्तेमाल किया है गज़ा में। 130 बिलियन डॉलर, जिसमें उनका डिफेंस सिस्टम, जिसमें 130 बिलियन डॉलर्स का उन्होंने, और जो 2-2.5 लाख लोग शहीद किए वो अलग है, 130 बिलियन डॉलर्स उन्होंने खर्च किए हैं। और अमेरिकन एड और ये सारा जिसका हिसाब किताब शुरू होने वाला है अभी। और गज़ा की जो रिकंस्ट्रक्शन है उस पर 70 से 80 बिलियन डॉलर खर्च होंगे। 70 से 80 बिलियन डॉलर वहाँ तबाही की, 2-2.5 लाख लोग शहीद कर दिए, 130 बिलियन का अपना, और आखिर में जो है फेज़ 2 शुरू हो गया और नेतन्याहू बीमार हो गया, उसको माफ़ी भी नहीं मिली। यानी बाकी तो माफ़ी क्या मिलनी है उसको दुनिया में, और आखिर में जो कुछ होना है, लेकिन वो उस केस से भी उसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि माफ़ कर दो करप्शन केस में, वो नहीं हुआ। इसका मतलब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐसे ही कहा था खुश करने के लिए। अच्छा, लेकिन इसमें जो एक बात जिस पे मैं गुफ्तगू कल फर्दर बात करेंगे, वो ये है कि जो 2 लोगों की वहाँ पर शर्म शेख में कमी महसूस हुई। 2 शख्सियात वहाँ पे नहीं थी, सारी दुनिया थी, इंडोनेशिया, तुर्की, यूरोप, पाकिस्तान तक। लेकिन सऊदी अरेबिया, मोहम्मद बिन सलमान और यूएई, MBS और MBZ दोनों नहीं थे। ये दोनों सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं इसमें, ये ज़हन में रखें। और इजिप्ट, जॉर्डन के किंग मौजूद थे, लेकिन जॉर्डन के किंग आप याद करें उनकी तो बड़ी ख़राब मीटिंग हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप से। फिर इजिप्ट का प्लान आया था सामने, इजिप्ट के प्लान को फिर उठाया था सऊदी अरेबिया ने, और लेकिन सऊदी अरेबिया और यूएई वहाँ पर दोनों की क़ियादतें नहीं थीं।
दोनों की क़यादतें, इसका मतलब ये नहीं कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो बिल्कुल आप समझें कि एक तरफ से वो आगे गए हुए हैं लोग कि अच्छा 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 अच्छा, लेकिन जो दो पार्ट्स पीछे रह के तमाम उसमें जो रिकंस्ट्रक्शन के अंदर जो कौन से बोर्ड्स बनेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, और दूसरा नज़रियाती इशू भी है ना। इजिप्ट के अंदर मीडिएशन पॉसिबल थी हमास के लोगों की, तुर्की में पॉसिबल थी, कतर में पॉसिबल थी, सऊदी अरेबिया में और यूएई में पॉसिबल नहीं थी अफगान या हमास के लोगों की ओपन किसी भी तरह से, उनकी ज़ाहिर है कि नज़रियात के इशू। लेकिन सऊदी अरेबिया और यूएई बहुत आगे है ये मसला फ़लस्तीन को हल करवाने में। ये ज़िम्मे रखें, ये ना समझें कि अगर उनकी क़यादत वहाँ नहीं थी तो वो बिल्कुल वो आगे बोर्ड्स ने कैसे बनना है, आगे वहाँ की रिकन्स्ट्रक्शन कैसे होनी है, आगे मामला कैसे हल होने हैं। प्लस ये है कि उनके और ईरान के दरमियान किसी किस्म का कोई तफरका नहीं हो पा रहा, किसी किस्म की। और अहमद शरा और ये जो ख्याल था कि वो सीरिया जो है वो निकल गया और इधर हो गया वो हो गया, वो आज सारी बेसिस वहाँ पे मज़ीद रशिया की जो है वो अभी चाइना का आएगा मामला, तो जब मीडिया वगैरह में हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मैं आज आपको आज के दिन बता रहा हूँ कि जो प्रेसिडेंट पुतिन से बात हुई है अहमद शरा की, उसमें चाइना भी डिस्कस हुआ है, काफ़ी डिस्कस हुआ है, ठीक है। और चाइना की भी बेल्ट एंड रोड और बाकी सारे हवालों से मामला चल रहे हैं जहाँ पे। तो अब इसमें हमारी दुआ है कि ये गज़ा से अच्छी खबर आए। आज के दिन सारा दिन कैजुअलिटीज़ नहीं हुई, बिल्कुल कोई किसी किस्म की वहाँ पर जो है वो सीज़ फायर है मुकम्मल तौर पे। हमास के लोग जासूस पकड़ रहे हैं, उनको किसी ने इंटेलिजेंस मुकम्मल प्रोवाइड की है कि यहाँ से जो लोग छूट के जा रहे हैं इसमें जासूस हैं वो एग्जीक्यूट का, और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इजाज़त दे दी। उन्होंने कहा हम भी तो वेनेजुएला के लोग मार रहे हैं ना। और साथ ही ये कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अमन, ये सीज़ फायर आगे चले। सीज़ फायर क्या ख़त्म हो ना, जब ये जो भी कुछ हो रहा है ऐसे ख़त्म हुई। जो वहाँ पे ठिकाने विकाने हैं, ये वांटेड हैं लोग सारे, तो ये क्रिमिनल लोग हैं, इनको फारिग करके और अफगानिस्तान आगे निकले। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा। मुझे सुमैरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने की बात। जी डॉक्टर, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को के लोगों का सबक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।